राष्ट्रपति का धन विधेयक ये पढ़ा था, है ना? दिख गया यहां से। अपन राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े मुद्दे कौन संभालता है? भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े हुए प्रश्न, निर्वाचन मानी चुनाव, कौन संभालता है? कौन संभालता है? सुप्रीम कोर्ट संभालता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े प्रश्न कौन संभालता है? तो यहां अपन लिख दे कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े मुद्दे कौन संभालता है? सुप्रीम कोर्ट संभालता है। ठीक है, अपन ने ये मान लिया, है ना? और मान क्या लिया? भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में यही व्यवस्था की थी। व्यवस्था यही थी कि भाई अगर राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री होगा, उसके चुनाव से जुड़े हुए प्रश्न कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट संभालेगा, उच्चतम न्यायालय संभालेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1975 में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और 1975 इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आंदोलन हो गया था। 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन हुआ, इंदिरा हटाओ आंदोलन। और इंदिरा हटाओ आंदोलन ये किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, जेपी ने। जयप्रकाश नारायण बिहार के थे, हाँ, जेपी बोलते हैं शॉर्ट में, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने जब ये आंदोलन कर दिया और इंदिरा गांधी की कुर्सी जो है वो एक दिक्कत में आ गई। मानी कि 1975 में इंदिरा गांधी जो है पहले चुनाव कहां से लड़ती थी? इंदिरा चुनाव कहां से लड़ती थी? कहां से लड़ती थी? रायबरेली कहां है? जब रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती तो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो चुनाव लड़ते थे रायबरेली में, वो लड़ते थे राजनारायण। कौन लड़ते थे? राजनारायण। ये राजनारायण इंदिरा गांधी ने 2 बार हरा दिया था। ये इंदिरा गांधी के खिलाफ ही इसको लड़ना था और ये हारना था। ये 2 बार इंदिरा से हार गया। लेकिन बाद में इसने क्या किया कि समय देख लिया कि यार 75 में देश की जनता इंदिरा के खिलाफ है, और जयप्रकाश नारायण पटना यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स के साथ में आंदोलन शुरू करते हैं, और देखते देखते आंदोलन नेशन वाइड हो जाता है, पूरे देश में फैल जाता है। जब आंदोलन पूरे देश में फैल गया तो इतना समझ गया राजनारायण कि अब जो जनता है वो इंदिरा के खिलाफ है। और ऐसे ही समय में उसने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ, कमजोर तो थी इंदिरा, जनता वैसे ही खिलाफ हो रही थी, ऊपर से उसने इंदिरा गांधी के खिलाफ केस कर दिया। अब इंदिरा गांधी के खिलाफ जो केस किया, इंदिरा चुनाव कहां से लड़ती थी? कहां पड़ता है? और यूपी में कोर्ट कौन सा लगेगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कौन सा लगेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ केस कर दिया। और केस किस आधार पर कर दिया? कि इंदिरा गांधी चुनाव लड़ने से पहले भी प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री होने के कारण
उसके पास में शक्तियां थी, उसने संसाधनों का, सरकारी संसाधनों का अपने चुनाव में गलत प्रयोग किया है, संसाधनों का इस्तेमाल किया है चुनाव में। अब इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण ने केस कर दिया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 के दिन फैसला सुना दिया। और इंदिरा गांधी के खिलाफ यह फैसला उस वक्त आया था हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिस वक्त पूरे देश की जनता इंदिरा हटाओ आंदोलन करके इंदिरा गांधी को खुद हटाना चाहती थी। ऐसी स्थितियां आ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि जनता जो है वो ही संसद में घुस जाएगी, इतनी भीड़ देश में हो गई। बड़ा आंदोलन हुआ, भारतीय इतिहास का दूसरा बड़ा आंदोलन है ये। सबसे बड़ा आंदोलन 1942 में गांधी जी का भारत छोड़ो, 1942 में गांधी जी का भारत छोड़ो देश का सबसे बड़ा आंदोलन है। और भारत छोड़ो के बाद 75 में जेपी का आंदोलन, ये देश के इतिहास का दूसरा बड़ा आंदोलन है। और तीसरा बड़ा आंदोलन 2008 में अन्ना हजारे ने जब पहली बार जन लोकपाल के मुद्दे पर किया, वो देश के इतिहास का तीसरा बड़ा आंदोलन था, ये दूसरा आंदोलन है। तो अब इस आंदोलन में जब जनता बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई इंदिरा गांधी के खिलाफ, नारे ऐसे ऐसे लगे कि जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का शासन डोल रहा है, ऐसे ऐसे लोगों ने नारे लगाए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्ति आपने सुनी होगी, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा है तो। रामधारी सिंह दिनकर की बहुत मशहूर कविता उस जमाने में ही लिखी गई थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां। बहुत अच्छी कविता है ये, कभी पढ़ना, जनता की रोके राह समय में ताव कहां। और काफी बड़ी कविता, में ध्यान में से उतर गई थोड़ी सी, बहुत अच्छी कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। यही कविता नारा बन गई उस टाइम पे। तो 1975 में जब इतना बड़ा आंदोलन जनता के खिलाफ हो रहा है, देश की जनता जो है वो विरोध में हो रही है इंदिरा के, उसी वक्त हाईकोर्ट का फैसला आना था। टाइम खराब था इंदिरा का, हाईकोर्ट इंदिरा गांधी का टाइम खराब था। हम ऐसा कहते हैं ना कि इस पे शनि आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। 7.5 थी इंदिरा पे तो प्रधानमंत्री बनी थी, 7.5 इंदिरा पे थी उस वक्त वो प्रधानमंत्री। शनि की 7.5 का मतलब होता है 7.5 साल तक शनि का प्रभाव होता है, और वो प्रभाव बहुत खतरनाक प्रभाव होता है। और उसमें इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बन गई थी। लाल बहादुर शास्त्री पे शनि की 7.5 थी, प्रधानमंत्री बन गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी पे शनि की 7.5 थी, प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ये लोग कहते हैं ना कि उस पे शनि का राहु केतु का प्रभाव है, लोग तो प्रधानमंत्री बने भाई। और वो उस वक्त बने जब 3.5 प्रधानमंत्री ऐसे रहे जिन पर शनि की 7.5 थी। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बने हैं। तो 12 जून 1975 के दिन, 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी जो अभी प्रधानमंत्री है उसके प्रधानमंत्री पद को रद्द किया जाता है, इंदिरा हटेगी प्रधानमंत्री से। अब आप सोचें, वो प्रधानमंत्री थी, कोर्ट ने फैसला सुना दिया वो हटेगी प्रधानमंत्री से, तो इंदिरा गांधी को बड़ा झटका था ना ये। अब इसके खिलाफ, हाईकोर्ट के खिलाफ, तो इंदिरा कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ना। ये प्रश्न किससे जुड़ा हुआ था? इंदिरा के चुनाव में गलत संसाधनों का प्रयोग हुआ है, यानी कि इंदिरा के निर्वाचन से जुड़ा हुआ था। इंदिरा कौन थी उस टाइम पे? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के निर्वाचन से जुड़ा प्रश्न था ना ये, और प्रधानमंत्री से निर्वाचन से जुड़ा प्रश्न कौन संभालता है? तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई इंदिरा गांधी, और जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो इंदिरा के वकीलों ने कह दिया आप केस हारोगे, आप केस हारोगे। ऐसी स्थिति में अब इंदिरा को लग गया कि या हम अगर यहां से केस हार गए, यहां तो कह ही दिया हाई कोर्ट ने, और यहां भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हमारी तो कुर्सी खत्म हो जाएगी, प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ेगा, आकस्मिक चुनाव होंगे देश में। यानी कि प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है इंदिरा गांधी की, वो संकट में आ चुकी है। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 देश में अचानक से आपातकाल की घोषणा करवा दी। अब आपातकाल की घोषणा करने वाली इंदिरा तो कौन होती है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन वो समय राष्ट्रपति रबर स्टाम्प प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जो इंदिरा ने कह दिया वही राष्ट्रपति को मानना पड़ता था। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। रात में 2 बजे यहां देश में आपात लगा दिया अचानक से। जब देश में आपात लगा, मैं इतनी कहानी पे क्यों आया, इतनी लंबी कहानी डायरेक्ट कह सकता था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब देश में आपात लगा, 21 महीने तक देश में इमरजेंसी रही थी उस वक्त 1975 में, और ये इमरजेंसी एक प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगाई थी। इसलिए इस इमरजेंसी की, इस आपात की आज भी आलोचना होती है और होनी चाहिए। जब ये आपात देश में लगा, उस वक्त इंदिरा ने कुछ संविधान में संशोधन करवाए, और वो जो संशोधन करवाए वो सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में था 38वां संशोधन, 39वां संशोधन, 40वां संशोधन,
41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 42वां तो बाद में हो, ये संशोधन, ये जो संशोधन हुए ये सब आपात के चलते हुए संशोधन हुए थे, जिसमें चलते हुए आपात में सबसे पहला संशोधन हुआ 38वां संशोधन, उसके बाद हुआ 39वां, और उसके बाद 40वां, और उसके बाद 41वां। हमें यहां 38वां 39वां संशोधन पढ़ना है, 38वां और 39वां संशोधन पढ़ना है। इसलिए मैं इतनी लंबी बात पे आया कि ये संशोधन जो है ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए संशोधन है ना। अब दोबारा आओ, आप पढ़ क्या रहे थे अपन कि राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, इनके निर्वाचन से यानी चुनाव से जुड़े अगर कोई प्रश्न है तो उन्हें हल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट हल करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ही हल करता है। ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये हमारे मूल संविधान में लिखी हुई थी। ये वाली लाइन हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान में डाल दी थी। तो लेकिन इंदिरा ने इसको बदल दिया था। क्यों बदल दिया था? क्योंकि इंदिरा की जो कुर्सी जा रही थी उसका कारण ये कोर्ट ही तो थे। इंदिरा के खिलाफ फैसला पहले किस कोर्ट ने सुनाया था? इलाहाबाद ने। और इंदिरा केस हार जाएगी किसमें? सुप्रीम कोर्ट में भी। तो कोर्ट ही तो इंदिरा गांधी के खिलाफ हारा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई होने से पहले तो आपात लगा दिया था इंदिरा ने। सुनवाई नहीं हुई थी उससे पहले तो आपात लग गया था देश में। 12 जून को यह फैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, 25 जून के दिन तो इमरजेंसी लग गई थी देश में। तो ये तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नहीं, लेकिन इंदिरा के वकीलों ने कह दिया आप हारेंगे हम, क्योंकि हमने सचमुच में ही गलत किया है। तो वो सारे एविडेंस है राजनारायण के पास, राजनारायण सारे एविडेंस देगा जो उसने इलाहाबाद में दिए थे, वही हाई कोर्ट में दिए थे, वही एविडेंस तो सुप्रीम कोर्ट में देगा, हम केस हार जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इंदिरा ने आपात लगा दिया। और जब आपात लगा दिया उस वक्त संशोधन किए। और देखो संशोधन कैसे किए। अब संशोधन देखो कैसा किया। 39वें संशोधन में इंदिरा ने क्या कहा कि ये जो प्रश्न है हाँ कोर्ट संभालता है, जो संविधान निर्माताओं ने लिख दिया था, बोले सुप्रीम कोर्ट ना आज के बाद नहीं संभालेगा। किसके मैटर नहीं संभालेगा? राष्ट्रपति के। उसको तो ये लाना था, ये लाना था। लेकिन अकेले इसी को लाएंगे ना तो लोग समझ जाएंगे कि यार खुद की कुर्सी बचाने के चक्कर में हो रहा है। इसलिए और भी लोग जोड़ दिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, ये वैसे ही जोड़ दिए गए। ये तो इसलिए जोड़ दिया कि लोग ये नहीं कह दे कि प्रधानमंत्री अकेले अकेले अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे काम कर रहा है। और भी जोड़ दिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, इनके निर्वाचन से जुड़े प्रश्न कोर्ट नहीं संभालेगा। कौन संभालेगा? संसद। कौन संभालेगी? संसद एक समिति बनाएगी, संसद संभालेगी। और कौन है संसद में जो इंदिरा के खिलाफ बोलेगा? संसद में किसकी हिम्मत है जो इंदिरा के खिलाफ बोल जाए? और जो बोल गया वो दोबारा दिखेगा नहीं राजनीति में, नियम था उसका। तो ऐसी स्थिति में ये जो संशोधन आप पढ़ते हैं ना, 38वां, 39वां, 40वां और 41वां, इन संशोधनों को कहते हैं अमेंडमेंट बाय इंदिरा। अमेंडमेंट बाय इंदिरा, यानी जबकि कोई एक व्यक्ति अमेंडमेंट कर सकता है क्या? संशोधन कर सकता है कि एक व्यक्ति? नहीं करता ना। लोग मजाक में इनको कहते हैं, लोग व्यंग कसते हैं, फिर कहते हैं कि ये अमेंडमेंट संविधान के नहीं है, अमेंडमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसे होना चाहिए, लेकिन अमेंडमेंट बाय इंदिरा ऐसा कहते हैं लोग कि ये तो एक व्यक्ति ने अमेंडमेंट किए। क्यों किए? अपने हित के लिए किए हैं। अपने हित के लिए कैसे किए? कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये निष्पक्ष है, स्वतंत्र है। न्यायपालिका भारत में कैसी है? स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। और न्यायपालिका से ही तो डरना होता है कार्यपालिका को। ऐसी स्थिति में अब कोर्ट बीच में नहीं आएगा। अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से निर्वाचन से जुड़े कोई मुद्दे हैं तो कौन संभालेगी उनको? संसद संभालेगी। ये संशोधन किया। अब जब ये संशोधन तो गलत है, ये संसद संभालेगी, संसद कौन बोलेगी? नहीं रहा प्रधानमंत्री के खिलाफ, संसद तो बोलेगी नहीं, तो संविधान तो गलत ही होगा ना इससे। तो ऐसी स्थिति में बाद में 44वां संशोधन हुआ, मोरारजी की सरकार ने किया। और जब 44वां संशोधन किया 1978 में मोरारजी की सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि भाई ये वाला मैटर खत्म करो, ये संसद वंसद नहीं संभालेगी। तुम्हारा ये जो संशोधन था ना, ये 39वां संशोधन है, ये वाला जो देख रहे हैं अपन, ये 39वां संशोधन है। और ये इंदिरा के टाइम में हुआ है। कब हुआ है? 1975 में, आपात में ये हुआ है। तो ये 39वां जो संशोधन है, ये 44वें संशोधन में 39वें को खत्म कर दिया और कहा कि ये नहीं संभालेगा। जो शुरू में संभालता आ रहा था सुप्रीम कोर्ट, उसी के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट ही संभालेगा। तो वर्तमान में राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, लोकसभा का अध्यक्ष हो, इनके निर्वाचन से जुड़े मुद्दे कौन संभालता है वर्तमान में? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट से अधिकार छीन लिया था, और सुप्रीम कोर्ट से छीन कर किसको दे दिया था? संसद को। कौन से संशोधन में?
39वें। कौन से संशोधन में? 39वां। किसकी सरकार ने करवाया था? इंदिरा की ने। ये संशोधन चाहे 38वां हो, 39वां हो, 40वां, 41वां हो, सारे संशोधन आपातकाल के दौरान हुए थे। सारे संशोधन आपातकाल के दौरान, आपातकाल जो लगा, 42वां भी तो आपात में ही हुआ था। 1975 से लेकर 1977 21 महीने तक आपात चला था ना देश में, तो 42वां भी इसमें हुआ। अब 42वें संशोधन को देखो आप, ये आखिरी संशोधन है आपातकाल का। 42वां संशोधन देखो आप, इसमें इंदिरा गांधी ने क्या किया? मूल अधिकारों से ज्यादा वरीयता दे दी नीति निर्देशक तत्वों को, जबकि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार की बराबरी थोड़ी कर पाते हैं। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू है क्या? नहीं है। और मूल अधिकार न्यायालय में लागू है, आपने पढ़े, दोनों पॉइंट पढ़े। तो नीति निर्देशक तत्व तो ज्यादा शक्तिशाली बना दिए, किससे? मूल अधिकारों से। ये सारे काम क्यों किए गए? क्योंकि ये अपनी कुर्सियां बचाई जा रही थी। तो ये जितने संशोधन आप पढ़ते हैं, ये वो संशोधन है जो देश में गलत हुए थे और आपातकाल के दौरान हुए थे। इन संशोधनों में जितनी भी गलतियां हुई, ये इतने संशोधनों में जितनी भी गलतियां इन संशोधनों में हुई, जितनी मनमर्जियां हुई, सबको ठीक किया गया इसमें। 44वें संशोधन में, ये मोरारजी की सरकार ने करवाया था, इसमें जितने भी गलत काम हुए थे इन संशोधनों में, वो सारे सही करवाए गए थे 44वें संशोधन में। इसलिए हम ये मानते हैं कि अगर 44वां संशोधन समय पर नहीं होता तो शायद लोकतंत्र सफल रूप से बचता नहीं है। आज लोकतंत्र जिंदा है तो उसका कारण है 44वां संशोधन। जितनी भी गलतियां इसमें हुई थी, अब इसमें गलतियां देखो आप, संसद का कार्यकाल 6 साल का, संसद का कार्यकाल कितना होगा? विधानसभा भी कितने साल की होगी? 6 साल की। बाद में 44वें में सही किया गया उसको, बोले 5 ही साल का रहने दो, शुरू से 5 साल का है, 5 ही रहने दो, इसमें 6 का कर दिया गया। लेकिन जब इन संशोधनों को आप पढ़ें तो केवल एक ही तरफा दृष्टि से ना पढ़े, गलत तरीका ही ना देखें कि ये गलत ही गलत हुए थे, इनमें अच्छे भी हुए थे। इनमें अच्छा 42वें संशोधन की अच्छी बात है, 42वें संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, अच्छा काम है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, अच्छे काम थे। तो अच्छी भी काम हुए थे, लेकिन ज्यादातर जो काम हुए वो गलत ही हुए थे। ज्यादातर जो हुए वो अपने हित के लिए हुए थे, अपने हित के लिए हुए थे, है ना। तो अगर हम ये कहें किसी भी, अब आजकल लोग क्या करते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे पढ़ के और फिर किसी भी प्रधानमंत्री पर कुछ भी बोलते हैं। आप संविधान के स्टूडेंट हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रियलिटी क्या थी, उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी और किस समय पर क्या वास्तव में हुआ था, है ना। जो वास्तव में गलत हुआ है आप उस पर बोले, लेकिन जो वास्तव में तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर गलत करना पड़ गया उस पर ना बोले। कई बार ऐसा भी हुआ है हमारे प्रधानमंत्रियों द्वारा कुछ गलत काम मजबूरी में भी करने पड़े हमें, तो वो उस समय की परिस्थितियों की मांग थी इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। तो किसी चीज को मुद्दा बनाए, जैसे लोग कर बनाते कश्मीर समस्या नेहरू जी की देन है। अब नेहरू जी चला के थोड़ी चाहते थे कि कश्मीर भारत का भाग ना बने, उनकी भी इच्छा थी भारत का भाग बनने। तत्कालीन परिस्थितियां उनके सापेक्ष नहीं थी, उनके अंडर में नहीं थी परिस्थितियां। आज की परिस्थितियां और उस जमाने की परिस्थितियों एक करके देखोगे क्या आप, उस टाइम की परिस्थितियां अलग थी, आज की अलग है। ऐसा कई बार हो जाता है, कई गेहूं के चक्कर में गुड़ पिस जाता है। आपने कभी पढ़ा होगा, अगर राजस्थान का इतिहास आपने पढ़ा है तो वहां पे आप महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं, और महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह के पिता कौन थे? महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा शक्तिशाली और महाराणा प्रताप भी बहुत बहुत शक्तिशाली, बीच में कौन आ गया? उदय सिंह। अब लोग एक आदमी यहां खड़ा कर दे, है ना, और मतलब एक आदमी बड़ा शक्तिशाली है और दूसरा भी शक्तिशाली, बीच में कौन फंस रहा है? थोड़ा कम शक्तिशाली है। अब लोग उसको उसी नजर से देखेंगे। अब लोग सांगा की नजर से उदय सिंह को देखोगे तो बेहद कमजोर है, प्रताप की नजरों से आप उदय सिंह को समझना चाहोगे तो बेहद कमजोर है। उदय सिंह को उदय सिंह की नजरों से समझो आप, उदय सिंह को उसी की परिस्थितियों से समझो आप, तब उदय सिंह उतना भी कमजोर नहीं है। कर्नल टॉड जो राजस्थान का इतिहास एनल्स लिखता है, वो एनल्स में लिखता है कि महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के इतिहास में पैदा ही नहीं होते तो अच्छा होता, अच्छा होता उनके पैदा होने से पहले उनकी मां बांझ हो जाती। ये बात कर्नल टॉड लिखता है। उसे मालूम होना चाहिए, परिस्थिति देख तू, उदय सिंह की परिस्थितियों से उदय सिंह को पढ़ो। तो जब भी हम किसी पर कीचड़ उछालें, युवा वर्ग ज्यादा उछालता है, तो तत्कालीन या तो सब्जेक्ट का ज्ञान हो, हमें विषय का पता हो, बिना विषय का पता हुए हम उस पर कटाक्ष ना करें किसी भी चीज पर, है ना। तो जब भी राजनीतिक मुद्दों पर बोले तो भेड़ चाल ना बने। वो दुष्यंत है, हिंदी का बड़ा शायर है, दुष्यंत का एक शेर है कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया। रहनुमा मतलब हमें मोदी मोदी कर रहा है, कोई राहुल राहुल कर रहा है, करने से पहले समय का, अब युवा है, हमको ये मालूम होना, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को जरा संभालो यारो। ये शेर है दुष्यंत का है। तो लोग, जो बड़े लोगों ने कहा है उस पर ध्यान रखें। और आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले जब भी राजनीति पर बोले तो विद एविडेंस बोले,
जो आप बोल रहे हैं उसका आपके पास एविडेंस भी हो कि आप क्या बोल रहे हैं, है ना। तो अब इन चीजों की आप आलोचना करें, बिल्कुल करें, लेकिन अगर इनमें कुछ अच्छे काम हुए तो वो भी ध्यान रखें कि सही काम क्या हुआ है ना। कोई एक बात कह रहा है उसी को तूल ना बनाए। 42वें संशोधन बिल्कुल गलत था, मानते हैं, लेकिन 60% गलत था तो 40% सही भी था, उसमें कुछ चीजें अच्छी भी थी। लेकिन अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 39वां संशोधन। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शुरू से लेकर आज तक राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ही संभालता है, और वही आगे अभी भी वही संभालता है। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी जब एक गलत संशोधन करके इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसा नियम बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं संभालेगा। कौन संभालेगी? संसद। क्योंकि संसद से इंदिरा गांधी को कोई खतरा नहीं था, खतरा किससे था? सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए ये नियम बना दिया। लेकिन ये नियम चला नहीं ज्यादा, नियम हट गया बाद में। कब हट गया ये? 44वें संशोधन में। कब हट गया ये? तो जितने भी गलत काम ये हुए हैं, जो गलत हुए ना इंदिरा के टाइम, जो गलत संशोधन हुए वो ये वाले हैं, 38वां 39वां, ये सारे संशोधन है जो गलत हुए हैं। और जो गलत हुए ना उन्हें बाद में सही भी कर दिया गया। जो गलत हुए बाद में सही हो गए। कब सही हो गए? 44वें संशोधन 1978 में वो सही भी कर दिए गए। तो 39वें संशोधन में क्या व्यवस्था की गई थी कि भाई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, इनके निर्वाचन से जुड़े प्रश्न सुप्रीम कोर्ट नहीं संभालेगा। कौन संभालेगी? संसद। लेकिन क्या ये आज भी है? नहीं है। इसे कब ठीक कर दिया गया? 44वें संशोधन में। 44वां संशोधन मोरारजी की सरकार ने 1978 में करवाया, तब ये नियम वापस से सही कर दिया गया। तो अपन लिख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 39वां संशोधन कब हुआ? ये 1975। 39वां संशोधन 1975। 39वां संशोधन 1975। 39वां संशोधन 1975 डैश लगा के लिख रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन से जुड़े, के निर्वाचन से जुड़े, निर्वाचन मानी चुनाव, निर्वाचन से जुड़े प्रश्नों को, निर्वाचन से जुड़े प्रश्नों को न्यायालय में, निर्वाचन से जुड़े प्रश्नों को न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता। न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता, किसी भी न्यायालय में नहीं जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन से जुड़े प्रश्नों को न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता। इन प्रश्नों को, निर्वाचन से जुड़े है ना, इन प्रश्नों को संसद, इन प्रश्नों को संसद समिति बनाकर, इन प्रश्नों को संसद समिति बनाकर हल करेगी। इन प्रश्नों को संसद समिति बनाकर हल करेगी। तो न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता। कौन सही करेगी इन प्रश्नों को? राष्ट्रपति बनने से पहले, चुनाव से पहले जितने भी प्रश्न होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होते हैं, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बन जाता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, उसके बाद संसद के अंडर में होते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले, चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान जितने भी प्रश्न है, जब तक वो गद्दी पर नहीं बैठा ना, उससे पहले जितने भी प्रश्न है वो कोर्ट संभालता है। लेकिन जब वो बन गया ना एक बार, उसके बाद के जो प्रश्न है वो संसद संभालती है। अभी नियम क्या है? अगर राष्ट्रपति पद पर बैठ गया तो पद पर बैठने के बाद उससे जुड़े जितने प्रश्न है कौन संभालेगी? कौन संभालेगी? लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले के जो प्रश्न है वो कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, चुनाव राष्ट्रपति बनने से पहले ही होता है, तो चुनाव से जुड़े प्रश्न कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट संभालेगा।
लेकिन 39वें संशोधन ने क्या कह दिया, नहीं संभालेगा। कौन संभालेगी? अब इसे ठीक किया बाद में, ठीक किस संशोधन में किया? तो नेक्स्ट लिख रहे हैं 44वें संशोधन, 44वें संशोधन 1978, 44वें संशोधन 1978 में, 44वें संशोधन 1978 में, अब मैं दोबारा इन सबका नाम नहीं लिखा हूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डायरेक्ट लिखा सकता हूं ना। 44वें संशोधन 1978 में निर्वाचन से जुड़े प्रश्नों को, 44वें संशोधन 1978 में निर्वाचन से जुड़े प्रश्नों को पुनः पुनः न्यायपालिका को दे दिया गया, पुनः न्यायपालिका को दे दिया गया, पुनः न्यायपालिका को दे दिया गया। अब जब आपात चल रहा था तो चलते हुए आपात में सबसे पहला संशोधन कौन सा था? कौन सा था? 38वां संशोधन क्या कहता है? वो भी राष्ट्रपति से जुड़ा है। अब इंदिरा गांधी ने, दोबारा सुनो, जो आपात लगवाया था, स्वयं ने घोषणा की थी, राष्ट्रपति से लगवाया था? राष्ट्रपति से लगवाया था ना। आप रटे नहीं, चीजों को समझे। राष्ट्रपति के थ्रू लगवाया था ना। और राष्ट्रपति अधिकांशतः वही बनता है जिस पार्टी की सरकार होती। तो राष्ट्रपति कहने में तो कह नहीं सकते, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी सरकार के अंडर में ही होता है अधिकांशतः। ये प्रैक्टिकल बात है, थ्योरेटिकल नहीं है। मतलब सैद्धांतिक रूप से नहीं कह पाओगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से आप समझ सकते हैं कि सचमुच में तो ऐसा ही होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो सरकार के अंडर में ही होता है, सरकार के खिलाफ काम नहीं करता, अमूमन नहीं करता। वो चाहे तो कर सकता पर करता नहीं है। अब इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति पर भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? किस पे भरोसा है? क्योंकि राष्ट्रपति, जब इंदिरा का शासन था तो उस जमाने के राष्ट्रपति हो तो रबर स्टंप प्रेसिडेंट कहते थे। इंदिरा का फोन गया, रबड़ की मोहर टिक गई। तो उस जमाने के तो राष्ट्रपति इंदिरा के सभी वही थे। उन्हें राष्ट्रपति नहीं, भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, वो इंदिरा के राष्ट्रपति थे। तो ऐसी स्थिति में इंदिरा को भरोसा किस पर है? अब वो खुद के पास कई चीजों का पावर नहीं है, प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं है, वो राष्ट्रपति के ही पास पावर है। अब जो पावर राष्ट्रपति के हैं वो राष्ट्रपति के नहीं है, वो इंदिरा के ही पावर है। वो सचमुच में इंदिरा के ही पावर है। जैसे एक पावर है राष्ट्रपति का 123, आर्टिकल 123, और राष्ट्रपति के अंडर में कौन होते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल किसके अंडर में होते हैं? राज्यपाल के पास कौन सा आर्टिकल है? 123 जैसा 213 ही है ना। राज्यपाल के पास क्या है? ये अध्यादेश। और यहां भी क्या है? इसका अध्यादेश है राज्यपाल का। समझ रहे ना आप? अब राष्ट्रपति अध्यादेश अगर जारी करेगा तो अगर मान लो गलत कर दिया तो अध्यादेश क्या होता है? अस्थायी कानून ही तो होता है। अध्यादेश क्या होता है? कानून होता है ना। अगर मान लो राष्ट्रपति ने कोई गलत कानून पारित कर दिया, कोई गलत कानून अध्यादेश के रूप में निकाल दिया, राष्ट्रपति को पावर है ना 123 में कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या है? एक कानून ही है। अगर वो कानून गलत बन गया तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या उस कानून को रद्द कर सकता है? ऐसी स्थिति में ये 38वां संशोधन हुआ। पहले था कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट बात करेगा उस पर, अगर मुराद खिलाफ गया तो तेरा काम करेगा। अब 38वें संशोधन में क्या कहा कि राष्ट्रपति ने अगर 123 का प्रयोग कर दिया या किसी राज्यपाल ने 213 का प्रयोग कर दिया, मानी सीधा सीधा अगर इन लोगों ने अध्यादेश जारी कर दिया तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में उसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, कोई भी कोर्ट उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। और ये अध्यादेश के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकता? महामहिम के अध्यादेश है, वो राष्ट्रपति के हैं। और वो अध्यादेश राष्ट्रपति से कौन निकलवाएगा? सरकार निकलवाएगी। इंदिरा गांधी। कोई बोलेगा नहीं, कोर्ट बोलेगा नहीं उसके बीच में। कोई कानून निकलवाना होगा, कानून इसके थ्रू आ जाएगा। तो कानून जो है वो अध्यादेश के थ्रू आने लग जाएगा। तो अब ये गलत है कि सही है? ये सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? इसमें आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप है ना इसमें? तो एक तो 38वें संशोधन में ये काम करवाया,
और इससे भी बड़ा इस 38वें में क्या करवाया कि जो आर्टिकल 352 है ये केवल राष्ट्रपति को है, जिसमें राष्ट्रपति आपात लगाता है। उस आपात को किस आधार पर लगाया है इस पर भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। कोर्ट में यह मामला नहीं जाएगा, राष्ट्रपति ने आपात लगा दिया तो सही तरीके से लगाया चाहे गलत तरीके से लगाया, मगर लगा दिया ना आपात तो बस सही है, वो आपात लगा दिया ना तो सही है, उसे कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। तो ये 38वां संशोधन अगर इसको आप अपनी कैसे भी नजरों से देखोगे तो ये किसी भी तरह नेगेटिव दिखेगा। ये साफ दिख रहा है कि इंदिरा गांधी क्यों कर रही है और इन संशोधनों को वो अपने हित में कर रही है, ये भी साफ दिख रहा है। लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं ला रही है बीच में, किसको लेके आ गई? और राष्ट्रपति तो खुद का मोहरा है, राष्ट्रपति तो उसी का मोहरा था और कह दिया कि ये देख लो, मैं अपने पद के लिए थोड़ी कह रही हूं, प्रधानमंत्री पद की बात थोड़ी कर रहे हैं, बात तो किसकी कर रहे हैं? राष्ट्रपति की। दोबारा सुने, 38वां वो संशोधन है जो आपात के दौरान पहली बार सबसे पहले हुआ था। 38वें संशोधन में क्या नियम आया कि अगर आर्टिकल 123 या आर्टिकल 213 इसके तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया तो अध्यादेश की प्रासंगिकता, अध्यादेश की वैधिक जांच नहीं होगी। अध्यादेश चाहे सही किया चाहे गलत किया, लेकिन अगर वो कानून बन गया तो बन गया, कोर्ट उस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता। दूसरा क्या है, आर्टिकल 352 के तहत अगर राष्ट्रपति देश में नेशनल इमरजेंसी लगाता है, राष्ट्रीय आपात लगाता है, तो उसे भी कोर्ट में उठाया नहीं जा सकता। तो ये दोनों सही लग रहे हैं क्या आपको? गलत है ना? इनको भी सही किया गया कौन से संशोधन में? बाद में इसको भी सही किया गया। 44वें संशोधन में कर रहने दो, जो पहले व्यवस्था थी वही रखो। और ये 352 में तो काफी बड़ा संशोधन हुआ था। 44वें संशोधन में 352 के अंतर्गत तो शब्द ही हटाई दिए गए थे, दूसरे शब्द जोड़ दिए, सशस्त्र विद्रोह शब्द जुड़ गया था उसमें, है ना। तो यहां तो ज्यादा ही बदलाव हुआ था और ये बदलाव भी रद्द कर दिया गया। बोले नहीं, ऐसे तो मनमर्जी से आएंगे, फिर सरकार अपने हितों के लिए राष्ट्रपति का प्रयोग करेगी और गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं करेंगे। अगर गलत है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये 44वें संशोधन में सही किया। तो 38वें संशोधन में दोबारा सुने, राष्ट्रपति के पास आपने पावर पढ़ा था 123, उसमें राष्ट्रपति अध्यादेश निकालता है। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर वो अध्यादेश गलत है तो उसकी जांच संसद करती है। सबसे पहले तो संसद अगर गलत है तो अप्रूव नहीं करेगी उसे, लेकिन अगर संसद चाहती है कि गलत ही होना चाहिए, इसीलिए संसद उससे निकलवाना चाहे, इसीलिए प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद उसको लाना चाहे कि हमको गलती चाहिए इसीलिए, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के तहत उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा। क्यों? आर्टिकल 13 में जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो कहता है कि वो हमारा पावर किसी आदेश के खिलाफ है, किसी विधि के खिलाफ है, किसी नियम के खिलाफ है, विनियमन के खिलाफ है, तमाम चीजों के खिलाफ है, रूढ़ी के खिलाफ है, प्रथा के खिलाफ है, परंपरा के खिलाफ है। और अब तो संविधान संशोधन और जोड़ दिया उसमें, केशवानंद भारती के केस में। तो अब तो इन चीजों आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू लग जाता है। तो आर्टिकल 13 का प्रयोग होगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, यह है नियम। तो लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी, तब ये नियम भी हटा दिया था और यह अध्यादेश और राज्यपाल या राष्ट्रपति के अध्यादेश खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। ये बात किसमें आई थी? 38वां संशोधन। तो किस दौरान हुआ था? आपात के दौरान। दोबारा सुन लो बेहद धीरे धीरे। 38वां संशोधन जब आपात चल रहा था उस वक्त सबसे पहले यही हुआ था 38वां। इसमें क्या कहा गया कि अगर राष्ट्रपति ने 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर दिया या राज्यपाल ने 213 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर दिया, तो इन अध्यादेशों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी आधार पर। अगर 352 के तहत राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात लगा दिया तो उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। कर दिया तो कर दिया, चाहे वो किसी भी आधार पर हो। ये था 38वां संशोधन। लेकिन क्या ये रद्द हो गया? बाद में रद्द हो गया। कब हो गया रद्द? 44वें में। कब रद्द हो गया ये? तो अब लिखें आप 38वां संशोधन। बहुत अच्छी गणित है ना हमारी, पहले 39वां लिखा, बाद में 38वां लिख रहे हैं। 38वां संशोधन 1975। 38वां संशोधन 1975। 38वां संशोधन 1975। डैश लगा दिया। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 के अंतर्गत, आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा
आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा एवं आर्टिकल 213 के अंतर्गत आर्टिकल 213 के अंतर्गत आर्टिकल 213 के अंतर्गत किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए, क्या जारी किए गए? जारी किए गए अध्यादेशों को, जारी किए गए अध्यादेशों को कहां चुनौती नहीं दी जा सकती? को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 123 के द्वारा, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एवं आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इसे भी कब रद्द किया गया था? 44वें संशोधन में। तो इसी के नीचे लिख दें 44वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा इसे रद्द किया गया। 44वें संशोधन द्वारा इसे रद्द किया गया। 44वें संशोधन द्वारा इसे रद्द किया गया। तो अब पहले की बातें छोड़ो, अब बताएं, अगर राष्ट्रपति के चुनाव मानी निर्वाचन से जुड़े कोई प्रश्न है तो कौन संभालता है? कौन संभालता है? और अगर राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद अगर उसका कोई प्रश्न है तो कौन संभालती है? संसद। इसीलिए महाभियोग सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाता। कौन लगाती है? संसद। पद पर बैठने के बाद संसद और पद पर बैठने से पहले सुप्रीम कोर्ट संभालता है। राष्ट्रपति के आर्टिकल 123 या राज्यपाल के आर्टिकल 213 के खिलाफ न्यायालय में जाया जा सकता है? क्या उनके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हो? अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो, और वो जो चुनौती दी जाएगी वो कौन से आर्टिकल के तहत दी जाएगी? 13 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 13 के अंतर्गत। तो ये अपन पढ़ रहे थे भारत का राष्ट्रपति, और अब आप राष्ट्रपति के बाद पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। मैं एक टॉपिक को खा गया हूं। राष्ट्रपति जो है वो इसलिए मैंने हटा दिया कि एक एक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना था, है ना। वो इसलिए यहां नहीं पढ़ रहे क्योंकि जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे ना तो उसमें एक एक प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते जाएंगे, उसकी घटनाएं पढ़ते जाएंगे। तब वहां प्रधानमंत्री का जब कोई घटना होगी तो उस समय का प्रधानमंत्री और उस समय का राष्ट्रपति साथ आ जाएंगे, है ना। इसलिए मैं इस वक्त उस वाले पॉइंट को छोड़ रहा हूं। कई बार ऐसा होता है हम इस पॉइंट को यहीं पढ़ा देते राष्ट्रपति में ही, कई बार वो प्रधानमंत्री में चला जाता है ना। तो एक साथ मिक्स हो जाएगा जब प्रधानमंत्री आएगा उसमें। राष्ट्रपति के बाद अब किसका पद आता है? तो अब लिखें भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति। क्या विवाद? कुछ नहीं चल रहा। हमारे आप जैसे लोग हैं जो बैठे ठाले क्या करें, बोल देते हैं। हाँ, अब आप कहोगे कि नहीं सहवाग, ऐसा थोड़ी है। कहा है उसकी इच्छा है मन की, कह दिया, अच्छी बात है। तो उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं अपन। उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल से शुरू होगा? 63 से। कहां तक जा रहा है? 63। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ये आर्टिकल देखना है ना। तो दिमाग नहीं लगाना है, बेहद सुनने से याद हो जाएंगे, है ना। बेहद सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस चुपचाप सुनते रहो आप तो, है ना।
वैसे ही नॉर्मल है, बेहद नॉर्मल है। 63 से लेकर कहां तक याद करने हैं? 69 तक हमको याद करने हैं, है ना। आप समझते हैं कि कोई भी पद हो, उसका पहला जो आर्टिकल होता है शुरू का, अपन पढ़ किसके बारे में रहा? उपराष्ट्रपति के बारे में। पहला जो आर्टिकल होता है वो हमेशा अपने पद की बात करता है। पहला आर्टिकल हमेशा अपने पद की बात करता है। तो पहला आर्टिकल कौन सा है? 63। हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? देखो, एक बार सुन लोगे उसी में पकड़ जाओगे, बस बेहद सरल है। हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का पद, पहला आर्टिकल हमेशा उसमें पद ही होता है। कहीं का भी किसी भी पद का पहला आर्टिकल हो, पहले आर्टिकल में हमेशा उसका पद ही होता है। आप राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, 52 से शुरू हुए थे, 52 पहला आर्टिकल था, राष्ट्रपति का पद 52 में आता है। प्रधानमंत्री पढ़ोगे तो वहां आर्टिकल 74 से शुरू करोगे, पहला आर्टिकल 74 है, उसमें प्रधानमंत्री का पद आता है। पहले आर्टिकल को याद नहीं करना है, पहला आर्टिकल किसी भी संवैधानिक पद की बात करता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, पहला आर्टिकल कौन सा है? क्या है उसमें? पद है। अब पद पर बैठ गया उपराष्ट्रपति, तो भाई अब अपना काम शुरू कर दे। पद पर बैठ गया, सैलरी मिलने लग गई, तो अपना काम कर भाई। और उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है कि वो पदेन सभापति होता है। पदेन क्या होता है? किसका सभापति होता है वो? किसका सभापति होता है? राज्यसभा का। तो भाई अब तू राज्य काम शुरू कर दे। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 0 होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 0, है ना। ये अच्छे प्रश्न है, अक्सर बहुत घुमाते हैं या इंटरव्यूज में पूछते हैं, तब ऐसे प्रश्नों में उलझाते हैं कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो बच्चा वेतन निकाल के दिखा देता है कि इतना वेतन होता है उपराष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति का वेतन ही नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 0 होता है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो वेतन पदेन सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में उसे कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है? जिसका काम करेगा उसका वेतन मिलेगा ना। तो वो काम किसके रूप में कर रहा है? पदेन सभापति के रूप में कर रहा है ना, तो उसको वेतन भी पदेन सभापति का मिलता है। वेतन तो मिलता है, पर उपराष्ट्रपति के रूप में उसे कोई भी वेतन नहीं मिलता है। उसे जो वेतन मिलता है वो पदेन सभापति के रूप में मिलता है। तो दोबारा सुने, पहला आर्टिकल कौन सा है? और हमेशा पहले आर्टिकल में क्या होता है? कहीं भी लगाओ पूरे संविधान में, कहीं भी लगाओ इसको, पहला आर्टिकल है मतलब उसका पद है। तो पहला आर्टिकल हो गया 63। 63 में उपराष्ट्रपति का पद पे बैठ गया। पद पे बैठ गया तो काम शुरू कर भाई। पद पे बैठ जाएगा तो काम करना शुरू करेगा ना। काम वही करेगा जिसका उसको वेतन मिलता है। और वेतन उसे उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है क्या? उसे वेतन किसके रूप में मिलता है? पदेन सभापति के रूप में। तो अगला आर्टिकल भाई, सबसे पहले पद पे बैठ गया, पद पे बैठने के बाद अब काम शुरू कर दे। काम शुरू कर दिया, कौन सा काम? तो 64 में वो क्या होता है? पदेन सभापति। खुद का काम पहले करता है आदमी कि दूसरे का काम पहले करता है? खुद का। तुम दूसरा काम, तो खुद का आदमी काम पहले करेगा या दूसरे का पहला करेगा? खुद का ही करेगा ना पहले। तो पहले खुद का काम कर लिया, अब इसके बाद वो दूसरे का काम शुरू कर रहा है। दूसरे का मतलब अगर जरूरत पड़ गई कभी तो फिर राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो पहले खुद का काम और उसके बाद अगला काम किसका? कार्यवाहक राष्ट्रपति का। पद पर बैठा कौन सा आर्टिकल है? पद पर बैठ गया तो अपना काम शुरू हो गया 64 में। 64 में काम शुरू हो गया। खुद का काम 64 में, खुद का काम 64 में, और दूसरे का काम 65 में। पहले खुद का काम, बाद में दूसरे का काम। खुद का काम 64 में पदेन सभापति के रूप में, और दूसरे का काम 65 में। किसका काम कर रहा है वो? कार्यवाहक राष्ट्रपति का। अभी ये शॉर्ट में सुन लो, एक बार याद कर लो, एक एक को लिखेंगे तब विस्तार दे देंगे। 66 में क्या है? 66 में राष्ट्रपति बना दो भाई। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन है, बनाया 66 में, और बनाने और हटाना है तुमको तो हटा दो इसमें। अगर बना दिया 66 में और हटा दिया 67 में, बना दिया 66 में और हटाना है तो 67 में, अगर बनाना है तो 66 में। पहले बनेगा तभी तो हटेगा। तो पहले बना दिया 66 में और हटा किस में दिया? 66 में बनाया, 67 में हटाया। 66 में बनाया और 67 में हटा दिया। पहले बना उसके बाद में हट गया, 67 में हट गया।
अब हट गया तो फिर ऐसा करो, अब जो है दूसरा राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करो, रिक्त स्थान हो जाएगा ना। हट गया तो ये खाली हो गई ना जगह, हट गया तो जगह खाली हो गई ना, तो ये क्या हो गया, रिक्त स्थान हो गया ना, हट गया तो। उपराष्ट्रपति अगर पद से हट गया तो रिक्त स्थान हो गया ना उपराष्ट्रपति का, वही 68 में। और अगर रिक्त स्थान है तो वही, अब रिक्त स्थान मत रखो ज्यादा, अगले वाले को क्या दिला दो, अगले वाले को क्या दिलाओ, हो गए सारे आर्टिकल, बस इतना ही है। अब दोबारा सुने, पद, खुद का पद जो है पहले आर्टिकल में होता है। पहला आर्टिकल कौन सा है इसमें, उपराष्ट्रपति का। अब ये तो आपको बार बार क्या 100 बार ये बात सुननी पड़ेगी कि भाई खुद का जो पद होता है ना वो हमेशा पहले ही आर्टिकल में होता है। तो 63 से ही तो शुरू होता है उपराष्ट्रपति, तो उसका पद कौन से आर्टिकल में है, 63 में। 63 में क्या है, उसका पद है, कोई दिक्कत नहीं 63 में। अब मैं इसको मिटाऊंगा फिर आप बताओगे जल्दी जल्दी, है ना। और कई तो ऐसे बैठ जाते हैं कि हम तो बतासा लेने आए, हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो बोलने वाले हैं वो बोल लेंगे आगे से, अपन को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अपन तो बैठे हैं यहाँ पे, कथा चल रही है ना। तो थोड़ा थोड़ा बीच में बोले, दोबारा सुने। 63 में पद है, 64 में वो क्या करेगा, अपना काम, पदेन सभापति। 64 में अपना काम हो गया, 65 में दूसरे का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, राष्ट्रपति का। 65 में किसका कर रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति का। फिर 66 में बना और 67 में हट गया। 66 में बना है और 67 में हट गया, 66 में बन गया और 67 में हट गया। हट गया तो पद कैसा हो गया, खाली, रिक्त हो गया ना, तो वही है इसमें। और जब रिक्त हो गया तो अगले को क्या दिलाओ, पद रिक्त हो गया तो अगले को क्या दिलाओ, शपथ है ना। सबसे पहले वो पद पे बैठा, उसका पद है ना, सबसे पहले वो पद पे बैठेगा, तो अपना पद जो है वो किस में है, 63 में। उसके बाद पद पर बैठने के बाद काम करेगा जो उसका काम है, और उपराष्ट्रपति को जिस काम का पैसा मिलता है वो काम करेगा, पदेन सभापति 64 में। फिर वो दूसरे का काम कर रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति 65 में हो गया। फिर 66 में बना है और 67 में हट गया, 66 में बन गया और 67 में हट गया। और जब हट गया तो रिक्त स्थान कैसा हो गया, रिक्त, यही 68 में। और अगले को क्या दिलाओ, रिक्त हो गया तो हो गया ये। अब आप बीच में से बताना, बना कब राष्ट्रपति, कौन से आर्टिकल में, और हटा कब, बना कब और हटा कब, 67 में। तो बना 66 में और हटा 67। अगर राष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति को, तो कौन सा आर्टिकल है, 61 है। राष्ट्रपति को हटाना है तो 61, और उपराष्ट्रपति को हटाना है तो 67। राष्ट्रपति को हटाना है तो 61 में, 61 में हटेगा, महाभियोग लगेगा। और उपराष्ट्रपति को हटाना है तो 67। उपराष्ट्रपति बना कौन से आर्टिकल में और हटा किस में, बना किस में, हटा किस में, 67 में। 67 में हट गया तो रिक्त स्थान हो गया अगले में, अगले में खाली स्थान हो गया, वही है। और जब खाली स्थान हो गया तो खाली रखोगे कि अगले को शपथ दिलानी है, अगले को क्या दिला दी, शपथ हो गई। तो उपराष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में है, पद कौन से आर्टिकल में है, पद किस में है। अब पद पे अगर कोई आ गया तो उसका काम करेगा ना, अपने पद का काम किस में किया है उसने, काम क्या है उसका, पदेन सभापति, काम क्या है। फिर वो दूसरे का काम कर, अपना कर लिया, अब दूसरे का करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर वो खुद का तो कर ही रहा है, उधर क्या हो गया कि कार्यवाहक वो जो राष्ट्रपति है वो मर गया, कुछ भी हो गया, इस्तीफा लग गया, तो उसका भी काम संभालेगा 65 में। तो जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो कौन से आर्टिकल में करता है, कौन से आर्टिकल में करता है। अब मैं उस दिन ये कह रहा था, जिस दिन राष्ट्रपति की बात हो रही थी, उस दिन ये कह रहे थे कि केवल और केवल राष्ट्रपति ही वो एकमात्र होता है जिसको महाभियोग से हटाया जाता है, जिसको महाभियोजित किया जाता है। लेकिन जिस वक्त हमारा उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, उस वक्त आप उसे सामान्य तरीके से नहीं हटा सकते, उसे भी महाभियोग से हटेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति भी किससे हटता है, महाभियोग से। तो राष्ट्रपति तो महाभियोग से हटता ही है, लेकिन जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, चाहे वो है उपराष्ट्रपति ही,
लेकिन अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम कर रहा है तो उस वक्त वो कार्यवाहक राष्ट्रपति से हटेगा तो महाभियोग से ही हटेगा। उस वक्त वो 67 में नहीं हटेगा, 61 में हटेगा। उस वक्त वो 67 में नहीं हटेगा, किस में हटेगा? 61 में हटेगा। तो राष्ट्रपति हटता है तो कौन से आर्टिकल में हटता है? 61 में। और उपराष्ट्रपति किस में हटता है? और राष्ट्रपति किस में हटता है? उपराष्ट्रपति किस में हटता है? उपराष्ट्रपति बनता किस में है? 66 में। बनता किस में है और हटता किस में है? तो बनेगा किस में और हटेगा किस में? और हट गया तो स्थान कैसा? रिक्त हो गया ना 68 में। और रिक्त स्थान तो अगले को क्या दिलानी पड़ेगी? खाली होगी स्थान तो अगले को क्या दिलानी है? शपथ। तो पद कौन से आर्टिकल में है? बनता कौन से आर्टिकल में है? बनता किस में है और हटता किस में है? और राष्ट्रपति किस में हटता है? राष्ट्रपति 61 में और उपराष्ट्रपति 67 में। शपथ किस में है? शपथ किस में है? अब ये वैसे क्रम अपन याद करने के लिए बोला है, वैसे एक एक आर्टिकल को फिर अपन आगे देखेंगे, है ना। तो उपराष्ट्रपति जो है वो पढ़ेंगे। अब अपन काय की क्लास है आगे की? काय की क्लास है? कल आपका टेस्ट लगेगा, है ना। और कल ये जो टेस्ट है उसमें ये ध्यान रखना, आपसे सविनय नम्र निवेदन है कि आप है ना एक तो टीपेंगे नहीं, पता है वो इसलिए कह रहा हूं। टेस्ट लेने का उद्देश्य टीचर्स का ये नहीं होता कि कौन स्टूडेंट होशियार है, ये देखना है हमें। ये उद्देश्य होता है कि कौन बहुत कमजोर है, उसे देखना है हमें, है ना। तो जो इंटेलिजेंट है वो अपने आप भी पढ़ लेते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आखिर वजह क्या हो रही है? कहीं हमसे गलती हो रही है कि आखिर गलती हमारी ही होती है, आपकी गलती नहीं होती। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं ना, तो आपकी कोई गलती नहीं है, वो हमारी गलती है ना कहीं हम अपनी सही अच्छे से स्किल्स का प्रयोग नहीं कर रहे। क्या कह रहे हो? कितने तक आएंगे, है ना। जो उपराष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि पेपर में पहले ही बना चुका हूं, तो उपराष्ट्रपति उसमें नहीं डाला है। उपराष्ट्रपति नहीं है, लेकिन आर्टिकल 1 से स्टार्ट किया है और 1 से स्टार्ट करके जो पॉइंट मैंने नहीं पढ़ाए हैं उनके आर्टिकल सरल है, उनके प्रश्न भी सरल है। लेकिन जो पॉइंट पढ़ा दिए हैं उनके प्रश्न बहुत टफ है ना। जिनके जो पढ़ा दिए ना वो कठिन है, तो वो कर दोगे आप। आर्टिकल यहां तक आएंगे लगभग 62 तक आएंगे, है ना, 1 से लेकर 62 तक। हाँ कल कितने नंबर का है? कितना मिलता है इसको? 4 लाख रुपए देता हूं मैं।
अभी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सबसे पहले तो भाई आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहार मनाने चाहिए। हैप्पी बर्थडे बोलो किसका? कृष्णा का। अच्छा, अरे 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 बैठ जा रे। तेरा नाम क्या है रे?